नमस्कार, मैं ऋषभ मकरंद। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि 2014 में बहुत कुछ बदला। जाहिर सी बात है, 2014 में कुछ और भी हुआ, जिसे शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हों, क्योंकि शायद उसके इम्पैक्ट को आप लोगों तक पहुंचाया नहीं गया हो। तो 2014 में ढींगरा फैमिली फाउंडेशन की स्थापना हुई, जो सुधा ओम ढींगरा जी के द्वारा हुई। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलिए सीधे मिलते हैं सुधा ओम ढींगरा जी से और उनसे पूछते हैं उनके बारे में, उनकी कहानी को जानते हैं आज रचनाएं और रचनाकार के माध्यम से। नमस्कार सुधा जी, स्वागत है आपका नमस्कार। रचनाएं रचनाकार में। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और जोश कुछ ज़्यादा है आज, क्योंकि ये मेरा दूसरा साक्षात्कार है। और मैं भी सीख रहा हूँ इस चीज़ से कि कैसे बात की जाती है, और एक दिग्गज जो आपकी तरह का हो, जिसकी शुरुआती ही इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू को मैनेज करने से हुई हो, फ्रॉम पंजाब केसरी का जो रेफरेंस आपका है। तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप बताएं कि मुझे मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं नहीं, इंटरव्यू आप बिल्कुल ठीक शुरू किया है आपने। और मैं दिग्गज नहीं हूँ, मैं खुद अभी तक एक विद्यार्थी हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ। और हो सकता है कि आज आपसे बात करते हुए मैं ही बहुत कुछ सीख जाऊं। मेरे मेरे जो प्रश्न हैं, तो पहली जी चीज कि आपने जो ढींगरा फाउंडेशन की स्थापना की, और उसका जो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ और सबसे ज़्यादा छूने वाली चीज़ लगी कि एक प्रवासी भारतीय होने के बावजूद कहीं ना कहीं आपके अंदर आपका देश बसा हुआ है। इसीलिए आप वैसे परिवार की लड़कियों को जो शायद उस तरह की शिक्षा को पा नहीं सके, उसके लिए आप काम कर रही हैं। तो शुरुआत तो मैं यहीं से पूछना चाहूँगा कि ढींगरा फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। आप क्या करती हैं उसके बारे में बताइए, ताकि लोगों को पता हो, और जो लोग सही में उस चीज़ से लाभ उठा सकते हों वो उस चीज़ से जुड़े। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना ही उद्देश्य है। इस इंटरव्यू के माध्यम से भी हम वही करना चाह रहे हैं। तो आप जी अगर उसके बारे में बताएं तो बहुत अच्छा होगा। जी जी जी। ऐसे है कि ढींगरा फाउंडेशन तो 2014 में इसकी स्थापना हुई, पर इससे पहले हमें तकरीबन ये कह सकती हूँ कि जब से इस देश में मैं आई हूँ, 1982 में आई थी शादी के बाद, तभी से हम लोग भारत के लिए और संस्थाओं के द्वारा काम कर रहे थे। जी हम लोगों ने प्रथम का नाम अगर सुना हो, एकल विद्यालय का नाम सुना हो, जी 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 एड का नाम सुना हो, एसोसिएशन ऑफ इंडिया डेवलपमेंट, कराई, हम्म, और इन सब के द्वारा हम लोग भारत में काफी काम कर रहे थे। जी तो और प्रथम के द्वारा तो हमने बहुत, मैं कह सकती हूँ कि प्रथम और एकल विद्यालय के द्वारा हम मिलियंस बच्चे बढ़ा दिए होंगे, जी। तो क्योंकि हम प्रथम स्कूल ये अडॉप्ट करते प्रथम थे। जो है वे प्रथम जो चिल्ड्रन बुक्स के लिए काम करते हैं वो प्रथम है, या कुछ कोई और है? जी वही प्रथम है, पर वो प्रथम जो है उन्होंने स्लम एरिया से, जी धारावी और ये सारे स्लम एरिया से स्कूल शुरू किए थे। जी और उसके हम, मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर ओम ढींगरा, जी हम दोनों उसके साथ काफी जुड़े रहे, उनके बोर्ड में रहे। फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर ओम ढींगरा उसके प्रेसिडेंट भी रहे। हमने काफी काम किया। उसके बाद लगा कि अभी भी जैसे अंदर से संतुष्टि नहीं हुई, जैसे होता है ना जी कि इतनी संस्थाओं से काम करके भी हमें लगा कि कुछ भीतर से कुछ कमी महसूस हो रही है। तो फिर हमने ढींगरा फाउंडेशन की स्थापना की, और इसके द्वारा हम जो है ना, जो बच्चियां बहुत काबिल होती हैं जी लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी होती कि आगे जा नहीं पाती, जी तो उनके लिए कंप्यूटर, हमें ये लगा कि बच्चियों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर वो अपने पांव पे खड़ा होना चाहती हैं, जॉब लेना चाहती हैं, या कुछ भी करना चाहती हैं, तो फिर हमने वो शुरू किया, कंप्यूटर की शिक्षा उनके द्वारा शुरू की, जो बच्चियां आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, जी तो उनके लिए ये हमने
शुरू किया। और वैसे बाकी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा अभी भी हमारा काम हो रहा है, उसी तरह हो रहा है। एकल ने बल्कि हमारी इस चीज को लेके जम्मू कश्मीर में ढींगरा फाउंडेशन से कंप्यूटर की क्लासेस शुरू की, उसी तरह बच्चियों के लिए। तो ये हमारा है, हम कर रहे हैं। इसलिए जो अंदर से हमारी इच्छा है कि इसको और बढ़ाया जाए, हम वी आर वर्किंग, मतलब उसके लिए हम उस तरफ अपना कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। क्योंकि ओम जी का है कि पूरे हिंदुस्तान में जो बच्चियां नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की शिक्षा महंगी होती है और अक्सर घरों में बेटों को तो दे दी जाती है और बेटियों को छोड़ दिया जाता है। तो हमारा है कि पूरे भारत में अगर हम ये कर सके तो ये इच्छा है हमारी। एक बहुत रोचक बात कही आपने, क्योंकि पिछले कुछ सालों से या दशकों से जितनी भी सरकारें आई हैं भारत में, सबने कहीं ना कहीं बेटियों के लिए कुछ करने की बात जरूर कही है। कुछ लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ लोग लैपटॉप्स देते हैं, कुछ लोग शिक्षा मुफ्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये अभी भी डिस्पैरिटी कहाँ पे है? डिस्पैरिटी पूछने का मतलब कि अगर इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इतने सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो भी आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते अभी भी इतनी सारी संस्थाओं को एक साथ काम करना पड़ रहा है, फिर भी ये गैप फिल नहीं हो पा रहा है? तो इस गैप को कैसे फिल करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या वो पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ पे लोग ही इतने हैं कि सब संस्थाएं अगर मिलके काम कर रही हैं तो भी अभी कुछ साल और लगेंगे। और जो गैप है, जो सरकारी सुविधाएं आ रही हैं, मैं यहाँ बहुत निसंकोच ये बात कहना चाहती हूँ कि जो हमने महसूस किया है कि वो जो उचित लोग हैं उन तक पहुंचती ही नहीं है जिन तक जानी चाहिए। और ये जो इसके लिए सरकारों को काम करना पड़ेगा कि बीच के दलाल हटाने पड़ेंगे। सीधे जिस तरह से, जैसे कि हमारे यहाँ पे है, सीधी अप्रोच है, सीधे बच्चे हमें आते हैं, बल्कि बच्चों ने ही आगे, लड़कियों ने ही आगे, जो अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं उनके हमें, मतलब कि हमें बता दिया जाता है कि ये लड़कियां भी जरूरतमंद है, ये लड़कियां भी जरूरतमंद है। अगर हम ढूंढने, जब शुरू किया, ढूंढने गए, तो उसमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने उनके पास कारें थी, उनके पास घर थे, लेकिन वो उन्होंने इस तरह के कार्ड बनवाए हुए थे और इस तरह से वो आना चाहते थे। तो ये थोड़ा सा, कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, उनको ये सब देखना पड़ता है कि सही हाथों में जा रही है चीज या नहीं। वैसे जो दिक्कत है किसी भी संस्था के लिए, एकल विद्यालय, प्रथम, सब इस पे बहुत काम करते हैं, क्राई, एड, सब सही उचित जगह पे चीजें पहुंचाते हैं। पर आपने पूछा है सरकार कि सरकार के कहाँ गैप आ रहा है। गैप यही आ रहा है कि देखना पड़ेगा वो सही जगह पे, जो भी उनका फंडिंग है वो सही जगह पे जा रही है या नहीं, ये देखना पड़ेगा जी। इसके लिए उचित साधनों की जरूरत है। कुछ साहित्य से मेल खाता है। मेरी पिछली जो बातचीत तेजेंद्र शर्मा जी से हुई थी, उसमें बात भी यहीं आके कहीं ना कहीं रुकी थी कि साहित्य शायद लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। 5,000, 4,000, 10,000 कुछ लोग हैं जो हिंदी साहित्य को मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। वही आपस में हिंदी को पढ़ते हैं, वही आपस में हिंदी को सुनते हैं, समझते हैं। उससे ज़्यादा लोगों तक हिंदी पहुंच ही नहीं पा रही है। तो जैसा आपने कहा कि जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो आप प्रदान करना चाहते हो, वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या साहित्य का भी आपके हिसाब से वही है कि साहित्य लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है और उसके लिए भी कुछ एफर्ट अलग से डालना पड़ेगा, या उसके लिए भी सुधा मतलब ओम धिंगरा या धिंगरा फाउंडेशन कुछ काम करता है उसके लिए भी? देखिए, ऐसे है कि अभी हमारा जो उद्देश्य है, अभी हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चियों की तरफ, एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें, शिक्षा। क्योंकि हमारा पहला और अंतिम जो एक हमारा अपना
एक उद्देश्य है जिंदगी का, हमारा एक मकसद है कि हर बच्ची को हम जितनी भी शिक्षा दे सकते हैं। प्रथम विद्यालय से हम लोग राजस्थान में उन बच्चियों को घरों से लेके आते हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट स्कूल किया होता है, चाहे वो शादीशुदा हो। जी उनको 1 साल हम पूरी तरह उनकी पूरी सुविधाओं का ख्याल रख के उन्हें पढ़ाते हैं और उन्हें मैट्रिक कराते हैं। फिर उसके बाद आगे जो भी करना चाहती हैं, और पंजाब में वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि पंजाब में उसकी बहुत ज़रूरत है। तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, पर हमारा जो असली है एजुकेशन है, और एजुकेशन में साहित्य तो आता ही है, बिल्कुल। तो साहित्य को तो हम साथ लेके चलते हैं। इसीलिए हमने सम्मान शुरू किए हैं, मतलब जो है कि भाई उसके लिए हमारी एक प्रणाली है कि साहित्यकारों को हम इसलिए सम्मानित करते हैं कि भाई उससे एक तरह से ये नहीं है कि कोई उससे ढींगरा फाउंडेशन को कोई उससे कोई वो लाभ ले रहा है या वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। बस हमारा अपने अंदर से है कि हम उन साहित्यकारों को स्वागत करें, एक तरह से स्वागत है जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि इससे और सबको प्रोत्साहन मिले, सब आगे और अच्छा लिखें। और बस इस तरह से लेके चल रहे हैं हम। कनाडा में किया, अमेरिका में किया, भारत में हो रहा है। तो इस तरह से हमारा है कि उनको आगे लेके आए, प्रोत्साहित करें, और उनको अगर इंटरनेशनल कहीं प्लेटफॉर्म दिलवा सकते हैं तो हम दिलवाएं। आप खुद मैंने आपकी कुछ पुस्तकें तो देखी जरूर हैं, एक एक पढ़ी भी है और एक सुनी भी रिसेंटली। तो आप खुद गद्य में माहिर हैं, पद्य भी लिखे हैं, आपने आपने विमर्श काफ़ी सारे किए हैं। तो इन सारे मतलब एक एक प्लैटर है जो आप एक कवर करती हैं उस तरह से। तो आपका विचार क्या है इस पे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो लिखने वाले हैं, जो लेखकों का एक माहौल है, कहीं ना कहीं ये पुरुष प्रधान रहा है। स्त्रियां भी आई हैं बट एक फेजेस में रहा है वो। जैसे महादेवी वर्मा का एक फेज चला, छायावाद के टाइम पे एक फेज चला, बट वो हमेशा कंटिन्यूड नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में काफ़ी लोग एक एक प्रधानता आ जाती है, पुरुष प्रधानता। इसमें आपको क्या लगता है कि इसके लिए हमें कैसे काम करना चाहिए ताकि हम स्त्रियों को भी वहाँ पे एक समान स्तर पे लेके आ सके? दूसरा, जैसे एक व्यंग एक विधा है, व्यंग में मैंने बहुत कम स्त्रियों के लेख पढ़े हैं जो व्यंग व्यंग के ऊपर है। तो इसका क्या कारण होता है? आप खुद एक राइटर हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मूलभूत कारण है? देखिए, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको कि अब औरतें बहुत आजकल लिख रही हैं, महिलाएं स्त्रियां बहुत लिख रही हैं। विभूम स्वर की संपादक होने के साथ साथ जब मैं चीजें देखती हूँ, कई बार तो हमारी पूरी की पूरी पत्रिका ही महिलाओं की होती है, पुरुष बहुत कम हो गए हैं। तो वो जो पुरुष प्रधानता है ना, वो कम होती जा रही है। महिलाएं बहुत लिख रही हैं। बहुत अच्छी बात और है। कई बार ऐसे होता है कि मैं और पंकज सुबीर जी जो मेरे साथ हैं, जी हम तो मैं कई बार हम दोनों फिर मीटिंग करते हैं कि भाई एक पुरुष को तो कहीं से लेके आए, उसकी कोई कहानी लेके आए या कुछ उसका लेके आए। इसमें तो सारी महिलाएं ही महिलाएं हैं। तो फिर हम अप्रोच करते हैं कि भाई अपनी एक रचना दो, क्योंकि यहाँ इस बार बहुत महिलाएं हैं। तो स्त्रियां बहुत लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, और तरह तरह का लिख रही हैं। तो ये और जो मुझे अनुभव है, जी क्योंकि पत्रिका चलाते हैं, तो हमारे पास तो रोज ही इतना कुछ आता है। जी तो स्त्रियां कविताएं लिख रही हैं, स्त्रियां कहानियां लिख रही हैं, स्त्रियां व्यंग में भी आ रही हैं। हाँ, व्यंग में अभी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन व्यंग में आ रही है और अच्छा व्यंग लिख रही हैं। स्त्रियां यात्रा वृतांत लिखती हैं, कथेतर साहित्य आ रहा है, जी। बहुत धड़ल्ले से आगे आ रही हैं, बहुत अच्छा, धड़ल्ले से लिख रही हैं। ये अच्छा है, क्योंकि ये तो इससे अगर लिख रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसके बाद जो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नारी हमेशा एक प्रेरणा स्रोत या
एक ऊर्जा स्रोत रही है। तो अगर कुछ लोग ऐसा सही में कर रहे हैं और उनको अगर प्रोत्साहन मिले तो चीज़ें काफ़ी कुछ बदली जा सकती हैं। आपने पंकज सुबीर जी का नाम लिया, तो शिवना के साथ कुछ काम कर रहे हैं लोग। इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि उन्होंने जो एक नई तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करना शुरू किया है कथा सप्तक के माध्यम से। तो एक सीरीज है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब शायद आपका भी एक कथा सप्तक है, मैंने पढ़ा नहीं है बट मुझे पता है कि शायद आपका भी एक कथा सप्तक है, कल्पना जी का कथा सप्तक है, आकाश माथुर जी ने भी कुछ संपादकीय किए हुए हैं उनके। उन्होंने उन्होंने किए, आकाश जी ने ही सब किए, सब उन्होंने संपादित किए हैं। जी, कथा सप्तक के माध्यम से जो लोग लिख रहे हैं, तो इसमें वो 7 कहानियाँ जो होती हैं वो कैसे चुनी जाती हैं, इसके पीछे क्या जी कुछ एक थीम लेके चलते हैं कि हाँ इस पुस्तक में मुझे ये थीम लेके चलना है, तो 7 कहानियाँ मैं वैसी ही संकलित करूँगा जिसका एक थीम हो, चाहे वो एक खास विषय वस्तु पे हो या एक समय काल सापेक्ष के आसपास हो। कैसे इसका चयन किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, पहली बात ये बताऊं कि जो कथा सप्तक के लिए जिन लेखकों का चुनाव हुआ है उनकी काफी काफी किताबें आ चुकी हैं। काफी उनके जो कथा साहित्य है आ चुका है उनका। तो उनमें से उनकी कहानियों में से जो प्रतिनिधि कहानियां हैं, जी। हमने कोई थीम नहीं रखा। जो प्रतिनिधि कहानियां हैं जो लोगों द्वारा बहुत सराही गई हैं, लोगों द्वारा जो चर्चित हुई कहानियां, उन 7 कहानियों को लिया गया। और अब मैं आपका इस एक सवाल का जवाब नहीं हमारा पूरा हुआ। आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि जो आपने बताया कि तजेंद्र जी ने भी साहित्य के बारे में कि वो उन्हीं लोगों में घूमता है। शिवना प्रकाशन यही कार्य कर रहा है कि वो नए से नए और पुराने से पुराने लेखक का जो भी लेखनी है, साहित्य है, जो भी किताबें वो लाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दूर दूर तक पहुंचे, उन लोगों तक भी पहुंचे जो लेखक नहीं है, पाठक। जो जी। शिवना प्रकाशन है वो पाठकों का प्रकाशन है, वो पाठकों तक पहुंचाते हैं अपनी चीजें। वो सिर्फ ये नहीं है कि लेखकों तक रहे, उसके लिए वो हर साधन अपनाते हैं पूरी तरह से। प्रिंटिंग के साथ साथ उसकी जो पब्लिसिटी, उसको उसका जो जहां 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 क्रिटिक्स हैं उन तक पहुंचाना ताकि वो रिव्यू कर सकें, पढ़ सकें, या खुद भी अपने मतलब कि जो हमारे हैं लिखने वाले जिनसे कि हम पढ़वा के लिखवा सकते हैं ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे। कई बार किताब देख लेते हैं लोग पर वो उसको खरीदते नहीं जब तक कि उनको पता ना चले कि ये कैसी है किताब, कैसी रचना है। तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश में आपके साथ भी बात की है ताकि हमारी जो किताबें हैं वो दूर तक जाए। गवर्नमेंट के वेंडर बन गए हैं और पूरी लाइब्रेरीज, पूरे जो आप तो अमेरिका होके गए हैं, आपको जी। पता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हैं, तो सब जगह पे गवर्नमेंट के वेंडर होने के साथ साथ ये सारी चीजें वहां पहुंचाई जा रही हैं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जनता जो शिवना प्रकाशन छापता है वो जनता तक पहुंचे, जनता का साहित्य हो। और उस चक्कर में नहीं हम पढ़ते कि साहित्य है तो वो लोकप्रिय नहीं होना चाहिए, तो वो साहित्य नहीं रहता। वो लोकप्रिय भी होना चाहिए, वो चर्चित भी होना चाहिए, लोग पढ़ने भी चाहिए और वह साहित्य भी होना चाहिए। तो पूरी तो कोशिश। इस पे एक प्रश्न मेरा होगा कि यहाँ पे बात हिंदी की हुई, जी आप कहीं ना कहीं बिलोंग करती हैं पंजाबी से, तो क्या पंजाब का साहित्य कितना गहरा है या कितना विस्तृत, कि पंजाब में कितने पब्लिशर्स हैं, कितने लोग हैं जो पुस्तकें छापते हैं? मैक्सिमम जो मुझे दिखा कि लोग किसी इंग्लिश बुक का ट्रांसलेशन कर लेते हैं पंजाबी में, उसको प्रिंट करके उसको सेल करते हैं, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज ब्रिंगिंग ऑन द टेबल कि पंजाब का साहित्य क्या है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो मतलब मैं जरूर जी, सुनना चाहूंगा। बहुत बहुत सुंदर सवाल किया है।
दिल खुश कर दिया। अब मैं आपकी कुछ एक गलतफहमियां दूर करना चाहूंगी बताइए। जो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको लेके जाती हूँ। जो प्रादेशिक साहित्य है, जी हर प्रदेश में जो साहित्य लिखा जा रहा है, मैं सच्ची कहूँ वो इतना आगे का साहित्य है कि हिंदी साहित्य में मैंने बहुत सी, जिसको बोलते हैं ना, रिजर्वेशंस, जी बहुत से पूर्वक और बहुत झिझक के लिखा जा रहा साहित्य है, जितना कि मैं प्रादेशिक साहित्य को बड़ा समृद्ध, मैंने जितनी भी बंगाली या जितनी भी मराठी या कहानियां पढ़ती हूँ, और पंजाब में तो मैं जन्मी पली हूँ। शिव कुमार बटालवी से लेके सुरजीत पात्र और मनमोहन सिंह और उन सबको पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ। अजीत कौर और मंजीत टिवाना, इन सबको मैं पढ़ी हूँ, और जुबानी याद है मुझे बहुत सी चीजें, क्योंकि मैं बड़ी ही इस साहित्य में, मैं एक बहुत साहित्यिक परिवार से हूँ। जी और मेरा बचपन उसी तरह, जैसे बोलते हैं ना कि आंख खुलते ही जो, जब वो लगाया जाता है ना शहद, तो हमारी किताबें लगाई जाती हैं, तो मैं किताबों में ही पली पली बड़ी हुई हूँ। तो ये साहित्य मैंने उस समय पढ़ लिया था जबकि मैं, मतलब कि अभी कॉलेज भी नहीं गई थी। तो जी ये सबको मैं पढ़ती थी, और इसीलिए जुबानी याद है कि बहुत बार उनको इतना आनंद आता था। और वही चीज अब भी है, पंजाबी में जो लिखा जा रहा है, बहुत आगे का साहित्य लिखा जा रहा है, जो मैं कई बार हिंदी साहित्य में उसकी कमी देखती हूँ। हिंदी साहित्य में देह देह की जो है ना, अभी आजकल उस पे आके रुक गया है, उस पे ज्यादा लिखा जा रहा है। विमर्श जो है ना, जी वो देह का विमर्श है, स्त्री विमर्श को भी एक तरफ करके देह की आजादी पे आके रुक गया, जबकि रुक नहीं गया, मतलब कि उसको अभी तक खंगाला जा रहा है। जबकि जो पंजाबी साहित्य है वो बहुत बहुत आगे का। आपने शायद कुछ ऐसा पढ़ लिया हो जिसमें कि ट्रांसलेशन है, आपने तो, ऐसे तो हिंदी में भी बहुत से ऐसे हैं, जी 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 आपको ऐसी रचनाएं मिल जाएंगी। जी वैसे जो है वो बहुत ही समृद्ध साहित्य है। मैं प्रादेशिक साहित्य, बल्कि हिंदी साहित्य के से ज्यादा मैं उनको समृद्ध पाती। तो आप मुझे ये कुछ सजेस्ट कीजिए फिर कि मैं अगर मुझे पंजाब के साहित्य के बारे में पढ़ना है तो मैं किनको पढूं, और अगर उनकी कुछ पुस्तकें आपको याद हो जिनको मैं एज अ रेफरेंस पढ़ सकूं, क्योंकि मुझे ये एक रोचक चीज़ है कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं और खास जी करके बहुत सारी बोलियां हैं। भाषाएं तो अब धीरे जी धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि उनको पढ़ने लिखने वाले लोग बच नहीं रहे हैं। हम लोग पर्यावरण बचा रहे हैं, शायद अपनी भाषा नहीं बचा पा रहे हैं। तो हाँ जब जब भी भाषा की बात आती है और बोलियों की बात आती है तो 4 कोस पे भाषा बदल जाती है, ऐसा माना जाता है। वो चार सही किलोमीटर बात है 16 जी। किलोमीटर के आसपास में भाषा जो बोली होती है उसका टोन डायलेक्ट बदल जाता है। तो यहाँ पे पंजाब भी इतना छोटा भी नहीं है, पंजाब काफी बड़ा जगह है, तो वहां पे किसको किसको पढ़ा जाए, किस कहाँ से शुरू किया जाए? अगर मैं नया शुरुआती पाठक हूँ तो कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? देखिए, बहुत सुजीत पात्र हैं, सिंदर नूर हैं, अजीत कौर हैं, मंजीत टिवाना हैं, शुरू कीजिए। मोहन सिंह को जब आप पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। उनका जो है, जब आप इवन कविता भी पढ़ेंगे, ए माँ वर्गा घनश्यामा बूटा किधरे नजर ना आवे, जिस दी छां उधारी लेके रब ने स्वर्ग बनाया, बाकी बूटे जड़ सुकिया मुर जावन, ऊपर फुल्लां दे सुकिया मुर जावे। ये माँ के ऊपर है। अब माँ के ऊपर है कि बाकी तो जो है ना, जो पौधे हैं या वृक्ष हैं, वो जड़ से सूखने पे मुरझाते हैं, माँ तो फूलों को ही कुछ हो जाता है, बच्चों को कुछ हो जाता है तो वो मुरझा जाती है। तो आप जरा पढ़िए। बड़े इस समय नए तो इतने आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो रचनाएं भी आती हैं ना, जी भाषांतर के जी अंतर्गत तो पढ़ती हूँ, तो कहानियां बहुत ही समृद्ध कहानियां आ रही हैं, और बड़े जो भावनाओं को खुले छोड़ते हैं, कसते नहीं है कि जी वो क्या कहेगा, वो क्या होगा। वो हमने विमर्शों में नहीं जाते, किसी विचारधारा में नहीं जाते, खुल के लिखते हैं।
क्योंकि जैसे हम प्रवासी हैं, जी हम किसी गुट में नहीं है, किसी विचारधारा में नहीं है, खुल के आजादी से जो हमारी सोच है उससे लिखते हैं। सारे प्रवासियों को पढ़ लीजिए, बड़ा खुल के, किसी भी किसी दबाव में नहीं लिखते। जी। इसी तरह जो पंजाबी साहित्य है, बड़ा खुला साहित्य है। तो अब इसमें एक चीज बताइए, तब थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा पीछे जाऊंगा कि जब बात हो रही थी कि पूंजीवाद और जो मार्क्सवाद, इस तरह की चीज़ें थी, तो नेहरू जी ने कुछ गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था कि वो एक गुट के साथ नहीं रहेंगे, वो मध्य पाथ कुछ लेंगे। और तो अल्टीमेटली वो भी एक गुट ही बन गया, मतलब वैसे लोगों का गुट जो शायद दोनों साइड में से किसी साइड नहीं रहना चाहते हो। तो जैसा अभी आपने कहा कि ऐसे लोग हैं जो, या खास करके प्रवासियों में, जो किसी एक तरह से नहीं सोचते हैं, किसी दूसरे तरह से नहीं सोचते हैं, कहीं एक अलग ग्रुप रहता है। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐसे लोगों के भी एक ग्रुप बनते जा रहे हैं, या इनका भी एक ध्रुवीकरण होते जा रहा है? देखो, ऐसे है कि हमारा वो ध्रुवीकरण होना इतना स्वाभाविक नहीं है, जितना कि हम बैठे हैं विदेशों में, जी देश दूर है, और लिख रहे हैं जिस देश में जीते हैं, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं। अब उस देश की रोजमर्रा की जिंदगी जो जीते हैं, हमारा लेखन अब उस पे हो गया। जी और जो ध्रुवीकरण नजर आता है वहां पे, भारत में ये सवाल हमें किया जाता है कि आपके भी गुट हैं, वो गुट नहीं है, देशों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। जी इंग्लैंड में अलग तरह की परिस्थितियां हैं, वो उनके बारे में लिखते हैं। अमेरिका तो बिल्कुल ही अलग है, और यूरोप बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से जिस जिस देश में हम बैठे हैं, जिस जिस देश की हम बात करेंगे, जहां जी रहे हैं, जिसको भोग रहे हैं, जब उसकी बात करेंगे, तो वो जो अंतर नजर आता है, उसको आप कह सकते हैं कि जी हाँ, अमेरिका का गुट है जी, ये इंग्लैंड का गुट है। गुटबाजी नहीं है, वो गुट नहीं है, जी वो कार्य है हमारे। हम तो जहां बैठे हैं उसका लिख रहे हैं। इंग्लैंड में वो चीज, कई ऐसी बातें हैं जो इंग्लैंड में जायज नहीं है, जो यहाँ जायज है, और कई बातें यूरोप में जायज है, अमेरिका में नहीं है। जी तो हम उस तरह से ये सब चल रहा है। वैसे सब आपस में जुड़े हुए हैं। जी। तो आपका लेखन जो है वो किससे प्रभावित है? क्योंकि मैंने जो कहीं ना कहीं मैं बार बार पिछले मेरा चूंकि वो पहला था, इसलिए मैं बार बार उसका रेफरेंस ले रहा हूँ कि तेजेंद्र शर्मा जी ने कहा कि वो एक शहरी लेखक हैं, क्योंकि उनके जो पात्र होते हैं, उनके जो आसपास की चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग शहर में हुई थी, तो उन्होंने वैसा लेखन अपनाया। आपके लेखन में सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसे क्या झलक मिलेगी? देखिए, ऐसे ये तो मैं निसंकोच कहूंगी कि मेरा ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, जी क्योंकि मैं जन्मी पली बड़े संभ्रांत परिवार में हूँ। जी मैंने उसी तरह की चीजें देखी हैं, उसी तरह से मैं पली हूँ, पली बड़ी हुई हूँ। मेरे पापा डॉक्टर थे, मम्मी डॉक्टर थी, भाई डॉक्टर थे, और एक अलग रहन सहन और माहौल था। तो इसलिए मेरा लेखन ग्रामीण में नहीं, क्योंकि उस और एकदम से पत्रकारिता में चली गई, टीवी रेडियो स्टेज की आर्टिस्ट थी। तो शादी हुई, यहाँ आ गई, पति साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो माहौल एक ऐसा रहा, जो मेरा यहाँ का भी जो लेखन है वो अपने ही जैसे वर्ग है जो जी उन पे है। हाँ, मैंने ये कोशिश की है कि भाई यहाँ के सारे वर्गों को मैं लेके लिख सकूं, पर जो जिस माहौल में आप पलते हैं, जिन लोगों को देखते हैं, जहां से कहानियां मिलती हैं, मेरा एक ये भी उद्देश्य रहा है कि हिंदी साहित्य में कभी भी उच्च वर्ग की समस्याएं
या या मध्यम वर्ग की समस्याओं को इतना नहीं लिया गया, तो मैं उनकी भी समस्याएं होती हैं, जी। उनकी भी बहुत से चुनौतियां होती हैं, तो मेरा साहित्य ज्यादा उस तरफ का है, मध्यम वर्ग का, उच्च मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, ये है। निम्न वर्ग का, यहाँ का जो निम्न वर्ग है वो भारत के लिए तो जरा उच्च वर्ग में उच्च है। उच्च माना जाता है, तो इसलिए मेरा तो, हाँ, गांव का मैं नहीं लिख पाती, और अगर लिखूंगी इमेजिनेशन में तो मुझे वो झूठ लगता है कि वो नहीं मैं लिख, तो मैं आप जो कब लिखती हैं? भोगा हुआ जब कोई यथार्थ लिखती हूँ। कथ्य होता है तब लिखती हैं, या पहले एक पात्र आता है जिसके ऊपर कुछ कहानियां बुनना शुरू करती हैं? आपका लेखन कब शुरू होता है? किसी चीज को अगर आप लिखना शुरू करती है तो उसके पीछे क्या होता है? एक पात्र होता है, एक कहानी होती है, क्या होता है? ये ना बड़ा बड़ा, अगर मैं बताऊंगी ना तो आप भी हंसेंगे। मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता। मान लो कि आप अमेरिका रह चुके हैं, अब आप समझ सकते हैं कि वीकेंड में हमारे यहाँ पे, हम्म। सप्ताह के में हमारे मिलना जुलना होता है, पार्टियां होती हैं। बिल्कुल। मैं जो हूँ, मैं मूक दर्शक ज्यादा हूँ। वो पार्टियां मुझे बहुत कहानियां देती हैं, उसमें मुझे बहुत कहानियां मिलती हैं। तो 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 पात्र होते हैं, पात्र के ऊपर कहानियां बननी शुरू हो जाती है। पात्रों के ऊपर कहानियां नहीं मिलती, लेकिन मेरे लिए वो कहानियां, और वो यथार्थ होती हैं। पात्र तो मेरे तब घटते हैं, जैसे कि कई बार होता क्या है, आज से 10 साल पहले मैंने किसी मैं किसी से मिली, उनका मैनरिज्म, उनकी बातचीत, उनका रहन, उनका उठना बैठना, वो कहीं घर कर जाता है जैसे होता है। तो वो कब किसी कहानी में आके निकलता है, ये नहीं कि वहीं से पात्र मुझे मिलते हैं। हाँ, मेरी राइटर की होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन। वो मेरी ऑब्जर्वेशन बचपन से ही बड़ी तेज है, और कई मेरी कहानियों में पात्र जो हैं, वो पता नहीं कब के मेरे दिमाग में बैठे हुए होते हैं। किसी की बातचीत, किसी का उठना बैठना, किसी का शब्दावली ऐसी होती है कि वो आपको खींच लेती है, वो आपके अंदर घर कर जाती है। तो वो फिर कब किस कहानी में वो चरित्र आता है और वो पात्र का रूप धरता है, तो ये मेरा जो है ना, बिल्कुल भी मेरे बस की बात नहीं है। ये बचपन से ही मेरी आदत है, बचपन से ही ऐसा होता रहा है कि वो मेरे अंदर घर करती जाती हैं। जैसे, अच्छा, मैं फैमिली काउंसलर रही हूँ, तो बहुत लोग अपनी आके कहानियां कहते थे। अब वो मैं कानूनन तौर पे तो वो नहीं ला सकती, वो बिल्कुल कोई कहानियां नहीं ला सकती, लेकिन होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो जो कहानियां या चरित्र वो अंदर घर कर जाते हैं। वो फिर कोई और किसी पार्टी में बात करता है तो ओहो, अरे इसकी भी वही कहानी है, तो फिर बन जाती है कहानी, नॉवल बन जाते हैं। पर मैं इसके लिए, अगर आप कहो कि मैं पहले कोई पात्र घड़ती हूँ ना, या कोई कथ्य घड़ती हूँ, कुछ नहीं। ये तो पता नहीं मेरे साथ क्या, समाज का भी बड़ा साथ है, बड़ा न्याय करता है मेरे साथ, और ऊपर वाला भी बड़ा न्याय करता है। मुझे कहानियां बहुत मिल जाती हैं, बहुत। अच्छा, कभी कभी होता है कि कोई मिलने आता है, मैं इतनी उससे प्रभावित होती हूँ, तो वो अंदर घर कर गया यहाँ पे, जी। और यहाँ पे भी घर कर गया। अब मुझे कोई कहानी लिखनी है और मुझे उस जैसा चरित्र चाहिए, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप लिखा जाता है, क्योंकि वो तो अंदर है ना, मेरे अंदर घर किया हुआ है। अब इसके लिए मैंने अब ये यहाँ बोल दिया, मुझे मार बहुत पड़ने वाली है, क्योंकि सारे दोस्तों मित्रों ने मारने की, अच्छा, वो कहानी तुमने हम पे लिखी है। मैं बताना नहीं चाहती थी, पर अब बताना पड़ रहा है। आपने सवाल ही ऐसा कर दिया। ये आप बहुत अच्छे, आप कहते हो कि आपका दूसरा इंटरव्यू है, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू, आप अंदर की बातें निकलवा रहे हैं और मार मुझे पड़नी है। बहुत अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं, मजा आ ऐसा गया। कुछ भी उद्देश्य नहीं है, मतलब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जनरली जो पॉडकास्ट या इस तरह की चीज़ें आजकल आ रही हैं वो उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो जिसको वायरल कर सकें, दिखा के या बता के, उतने छोटे से सेक्शन को दिखा के, हाईलाइट करके, प्रमोट करके वायरल कर सकें।
मेरा उद्देश्य इस साक्षात्कार से एटलीस्ट इतना है कि लोग सुधा जी को जाने, और हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है उसके थ्रू निष्कर्ष ना निकालते हुए एक व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, सोशल मीडिया का एटलीस्ट जब से प्रादुर्भाव हुआ है, अगर मैं कहूँ, हम लोग बहुत जल्दी हम लोग मतलब हम सारे लोग, मैं, बौद्धिक वर्ग और मध्यम वर्गीय वर्ग और खास करके जो उच्च उच्च स्तरीय बौद्धिक वर्ग है, हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। कुछ छोटी सी चीज़ देखते हैं और उसके बारे में अपना एक राय बना लेते हैं। तो मैं ऐसी मजाक में कभी कभी कहता हूँ कि आजकल के व्हाट्सएप वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ज्ञानचंद, जिनको आप किसी भी सब्जेक्ट पे पूछो वो कभी काम नहीं किए होंगे लेकिन वो आपको ज्ञान जरूर देके जाएंगे। और दूसरे होते हैं जी रायचंद, जो आप कुछ भी पूछो उनकी राय जरूर आएगी उसके ऊपर। हालांकि जी उन्होंने कभी उस चीज़ को दूर से भी ना तो देखा होगा ना ही अनुभव किया होगा। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ज्ञानचंद और दूसरे होते हैं रायचंद। अब यहाँ पे इस साक्षात्कार या इस बातचीत से उद्देश्य ये है कि लोग आपके बारे में एक राय बनाने की जगह, जो कि आपको सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं या पढ़ते हैं आपके बारे में या आपके लिखे हुए को, आपको एज अ व्यक्ति समझे कि आप क्या हैं, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी व्यक्तित्व को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसके लेखन से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना। अब मैं जी एक दूसरे तरह का, आपने जैसे पूछा कि टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस वाली चीज़, ये मैं काफ़ी लोगों से जानने के लिए, हालांकि जब मैं पर्सनल लेवल पे किसी से मिलता हूँ तो ये मैं मोस्टली पूछता हूँ ये चीज़ों को। कहावत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 एलिमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। अगर मैं सुधा जी से पूछूं कि इनमें से अगर किसी एक को आप चुनना चाहें अपने व्यक्तित्व को बताने के लिए, आप किसे चुनेंगे? उनमें से मैं चुनूं जी। तो बंधु मैं तो जल की तरह हूँ, अच्छा। बिल्कुल जल की तरह हूँ। मेरे रास्ते रोकते जाइए, मैं अपने रास्ते बनाती जाऊंगी। बहुत सही, यही नारी शक्ति है, यही नारी मतलब शक्ति है। कि मेरे, और ऐसा नहीं है कि भाई मुझे यहाँ बैठी हूँ या मेरे समस्याएं ऐसी नहीं आती या नहीं आई, और क्या लेखन में ऐसा नहीं होता। बस मैं, आप रोक लीजिए, बस ये होता है कि मैं फिर जो है कि उससे घबराती नहीं, वो मुझे दुगना मुझे ऊर्जा मिलती, मैं फिर अपना रास्ता बना लेती। और जब मेरी शादी हुई थी, मेरे मम्मी ने मुझे 3 दहेज दिए थे। जी। प्रेम, पेशेंस, प्रेयर्स, ये मेरा दहेज है। तो ये 3 जल के साथ हैं, प्रेम, पेशेंस और प्रेयर, और मैं इसी तरह जीती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा जान के कि आप अपने विचारों में इतनी क्लियर तो हैं कि आप क्या हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने आप को किसी एक चीज़ के साथ एसोसिएट करना और उसमें वो क्लैरिटी रखना कि हाँ मैं ये हूँ, और ये एक एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, ये आजकल बहुत कम होता और जा रहा है। हाँ, और जल के साथ जो है ना कि भावुकता होती है। जल में बहुत जल्दी, मतलब किसी के दुख को मेरा दुख होता है, और शायद इसीलिए हम ढींगरा फाउंडेशन के साथ बहुत काम कर रहे हैं, दूसरी संस्थाओं के साथ, क्योंकि हमें वो दुख हमारा अपना लगता है। और और ये एक जल की है। दूसरा है कि जल अगर, मतलब कि उसको गुस्सा दिलवा दो, उसको रोक दो, वो बाढ़ ला देता है। उसको मैंने, जो मेरे मम्मी ने 3 मुझे दिए थे, प्रेम, पेशेंस, प्रेयर से, उससे मैं अपने आप में बहुत, अपने जल पे काबू रखती, वो कभी होने नहीं देती, वो मेरे में बहुत है।
अच्छा लगा जान के। तो मतलब जल तत्व प्यास बुझाने से लेके जलाने तक का काम कर सकता है, और शायद जल ही एक ऐसा तत्व है जो हर तरह से अडॉप्टेबल होता है। वो बर्फ भी बन सकता है बहुत, ठोस, वो गैस बन के हवा भी हो हाँ, सकता है और वाष्प। तो बिल्कुल अडॉप्टेबिलिटी वाली जो चीज़ है वो जल में तो मेरे डेफिनेटली में है। मेरे में बहुत है, क्योंकि बहुत मतलब कि क्योंकि यहाँ भी काम करती हूँ और टीम के साथ करती हूँ। प्रोजेक्ट के लिए काला चोर भी चाहिए, क्योंकि ईगो नहीं उसमें होती। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, मैं ले आती हूँ। तो बहुत यहाँ भी हिंदी का काम करती हूँ। जी। तो इसलिए ये जो मेरी प्रवृत्ति है, जो ईश्वर की देन है, तो उससे मुझे बड़ा लाभ होता है। और मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी ऐसी प्रवृत्ति है। बहुत सही। समय के हिसाब से मैं यहाँ पे विराम लेना चाहूँगा। हम फिर बात करते रहेंगे, छोटे छोटे टिप्स आपसे मैं और सीखता रहूँगा, लेता रहूँगा, और जुड़ते रहेंगे। आशीर्वाद दें, और मिलेंगे, बात नमस्कार। करेंगे जल्दी ही। नमस्कार। नमस्कार।